डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी अपना टेबल साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और जैसे मैं करती हूँ हमेशा पढ़ने से पहले अपना टेबल साफ़ करना, क्योंकि बहुत धूल बैठ जाता है। तो मैं अभी ये सब काम करूँगी एंड अपना बिस्तर समेटूँगी। ये सब करने के बाद मैं डायरेक्ट शावर ले लूँगी एंड फिर मैं 12 बजे से अपना स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो अभी बज रहे 11:30। तो अभी मैं जाऊंगी, कुछ खा लूँगी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, क्योंकि उठी हूँ एंड देन फ्रेशन अप होके नहा के मैं आ गई हूँ। खाना खाने के बाद मैं 12 बजे से अपना स्लॉट स्टार्ट कर दूँगी। एक्चुअली मैं अभी आपको वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बुक्स दिखाने वाली हूँ आपको, जो मैं कुछ ख़रीद के लाई थी इवनिंग। तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो दे नहीं पाई। तो आज मैं आपसे साझा करूँगी कि मैं कौन कौन से बुक्स लाई हूँ। और आप लोग सभी पूछ रहे थे कि एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ा जाए। एनसीईआरटीज़ के लिए आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं आप लोगों को कुछ पहले बुक दिखा देती हूँ एंड देन मैं बोल रही हूँ क्या करना है। तो ना कुछ दिन पहले मैं ये बुक खरीद के लाई हूँ, एनसीईआरटी सार संग्रह। ये वन लाइनर है। ये आपको एनसीईआरटी मतलब पढ़ने के बाद, जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने के बाद आप ये पढ़ सकते हैं। वन लाइनर है, इससे आपको मदद मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने थोड़ा सा ही पढ़ना स्टार्ट किया है। भारत की राज्य व्यवस्था, जैसे आपको पता है ना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। तो इस तरीके से एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। देख लीजिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो आप ना इसको ले सकते हैं। ये हर एक सब्जेक्ट का है, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, हाँ, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो आपका वन लाइनर है, मतलब वन लाइन का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार। भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार। आप लोग सभी बोल रहे थे कि दीदी एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो मैं सबको बोल रही थी कि पहले आप नोवेल की तरह पढ़ो, या तो आप, ये आपके ऊपर है कि आप एनसीईआरटी को कैसे समझ रहे हैं। आप, जैसे मैं पहले बार में जब रीड लगा रही हूँ, मेरे को 50% तक समझ आ रहा है। तो मैंने क्या किया ना, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ रही थी। तो जब धीरे धीरे एक बार में मैं पढ़ रही हूँ, मेरा जो अभी का जो मैंने सोचा है कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगी। जैसे ये एनसीईआरटी पॉलिटी का हो गया है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन लगे, मैं एक ही बार में उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप दो बार में, एक बार पूरे नोवेल की तरह पढ़िए, सेकेंड बार जब आप हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, जो हाईलाइट पॉइंट है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आता, मैं साइड में लिख लेती हूँ। उसके बारे में मैं गूगल में सर्च कर लेती हूँ एंड देन मैं लिख लेती हूँ। तो एनसीईआरटी इतना टफ होता नहीं, क्योंकि आपका 12th लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का तो है नहीं। आपको 12th लेवल का है, आपको इजीली स्कूल लेवल का समझ में आ जाएगा। तो और कोई कोई मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप पूरा पेन लगा के पढ़ रही हो, क्या पूरा इम्पोर्टेंट है? नहीं, पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा आदत है कि मैं पेन लगा लगा कर पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को कंसंट्रेशन बिठाना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा दिमाग इधर उधर घूम जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, पेन लगा लगा के पढ़ती हूँ, तो मेरे को ठीक बैठता है, मतलब पढ़ने के लिए। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं हाईलाइट करके पढ़ती हूँ वो इम्पोर्टेंट रहता है। एंड मैं फिर आपको ये बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़िए या दो बार पढ़िए। अगर दो बार पढ़ें तो आपको शायद ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही बार में अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा समय लेके। ये नहीं कि मैं मतलब यूपीएससी है ना, ये बीरबल की खिचड़ी के जैसा है। हाँ, ये नहीं है कि आप सालों साल इसी में बिता दें, ये नहीं है। आप ना मतलब धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की रेस में सफ़ीन हसन सर ने कहा था ना कि कछुआ ही जीतता है।
स्टेडी होना चाहिए और धीरे, ये नहीं कि मैं फास्ट सब ख़त्म कर लूँ, फास्ट हो गया, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं 11th को बहुत अच्छे से, बहुत देरी से मैं धीरे धीरे पढ़नी, क्योंकि बहुत लोग भी बोल रहे थे कि इतने दिन लग रहा है। इतने दिन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद, मैं एक ही बार में ख़त्म करूँगी, लेकिन मैं 2 बार नहीं पढ़ूँगी। इसको ख़त्म करने के बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी सार नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे वो फर्दर एनफ है, क्योंकि वो बोलते हैं ना गीता, बाइबल, कुरान, आपको मतलब लक्ष्मीकांत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आप इसके बाद लक्ष्मीकांत पे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। एंड देन आपको अर्थव्यवस्था में इसलिए ली हूँ क्योंकि जो 11-12 का इकोनॉमिक्स होता है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में थोड़ा फ़र्क करना भूल जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो होता है वो अर्थव्यवस्था होता है, और जो इकोनॉमिक्स होता है वो अर्थशास्त्र होता है। तो जो भी हो, तो मैं 9 to 12 मैंने पढ़ा और एक ही बार पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया ना, इसके एनसीईआरटी सार ले लिया जो महेश कुमार वर्णवाल सर का है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में इसका सार दे दिया। जो एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो ना, उसी का सार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़े एंड देन इसको पढ़े, तो आपका 2 बार हो जा रहा है, और 2 बार में जब आप हो रहा है ना, तो आप सार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आप सार पढ़ रहे हैं, इसका एसेंस निकाल के पढ़ रहे हैं। आपको दोबारा फिर से नहीं पढ़ना पड़ रहा है इतना सारा। जब आप ये एसेंस पढ़ेंगे तो आपका मतलब एनसीईआरटी पे एक पकड़ मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की ही चीज़ें होते हैं। जैसे एनसीईआरटी सार हो गया, हाँ। फिर मैंने ये भूगोल का लिया है, भारत का भूगोल, सेम एनसीईआरटी सार। मैंने 6 to 12 कंप्लीट करेंगे, 6 to करूँगी, एंड देन मैं इसको स्टार्ट करूँगी पढ़ना। मेरा तो अभी 11 में है ज्योग्राफी, मैं 12 तक कंप्लीट करने के बाद इसको स्टार्ट कर दूँगी पढ़ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेक्निक अच्छा लगे तो आप अपना सकते हैं। ये मेरे लिए है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये अप्लाई हो, क्योंकि सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जस्ट मैंने आपको पहले बोला था कि मैं जो जो करूँगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ रही हूँ, और क्या क्या बुक्स खरीद रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने सोचा है कि मैं पहले एनसीईआरटी बुक्स ख़त्म करूँगी और अच्छे से रीड करके पढ़ूँगी, एंड देन मैं इसको पढ़ूँगी। तो क्या होगा ना, मेरा बेस मजबूत हो जाएगा। और जो महेश कुमार वर्णवाल सर है, बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को भी समझाया हुआ है इसमें, तो आपके एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और पकड़ बैठ जाएगा। और मैं दूसरा एक बुक इदानीं खरीद के लाई हूँ, 2 दिन पहले ही मेरे पास आया है। ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, शंकर गणेश का रुपया। अब बोलेंगे दीदी इतना सारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि ना मुझे क्या हो रहा है ना, इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए हम लोग तो जो कोचिंग नहीं जाते हैं ना, जो कोचिंग नहीं जाते उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उन लोगों के लिए थोड़ा बुक्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना होता है। क्योंकि आप कोचिंग में जाते तो आपको सर लोग कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, या आप मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल होता है या जो नोट्स होता है उससे आपका बहुत हेल्प हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि मेरे को इकोनॉमिक्स में और थोड़ा पकड़ चाहिए, वो मुझे लग रहा है शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में ही समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था सूक्ष्म अवधारणा, ये आपको मेंस में कोई काम नहीं आएगा, ये आपको बस कंसेप्ट क्लियर कराएगा इकोनॉमिक्स का। शंकर गणेश का रुपया, और प्रीलिम्स में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत ही पतली बुक है, इसमें 12 चैप्टर्स है। आपको छोटे छोटे, जैसे देखिए मैं बता रही हूँ, पहला देखिए अर्थशास्त्र का परिचय, राष्ट्रीय आय, ये सब ना आपको रमेश सिंह में भी मिलेगा, और दृष्टि का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें भी मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा ना, जब इसमें पढ़ लीजिएगा, एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, उससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर। जब इसको पढ़ेंगे तो एकदम पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि मानव विकास में क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। जब इसको आप एक स्टैंडर्ड बुक की तरफ से पढ़ेंगे ना, तो तब आपको एक अच्छी समझ और पकड़ आ जाएगा, तब आप नोट्स बनाने में आपको बहुत ही हेल्प होगा। आई होप आपको समझ में आया है। और ये तो मेरा आया है नया ही, मैंने विज़न आईएएस का दिसंबर का मैंने लाया, मतलब मंगवाई हूँ। तो ये मैं स्टार्ट नहीं की हूँ, मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि फ्लिपकार्ट से इधर नहीं आया है। तो चलिए, अभी 11:30 बज रहा है, मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, एंड देन 12 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर में मैं फिर से अपने टेबल को शिफ्ट की हूँ। अब बोलिए इतना शिफ्टिंग करती है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं आपको बता रही हूँ। ये देख रहे हैं, इसको भी मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। भारत का संविधान का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और
मैं आपको बताती हूँ मैं फिर से इस कॉर्नर पे क्यों शिफ्ट की हूँ। ये देखिए, इधर था ना मेरा टेबल, यहाँ पे था क्योंकि दीवार बड़ा था। तो एक्चुअली ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और ये जब आया ना इतना बड़ा ह्यूज था, तो मैं मेरे घर पे मतलब मेरे जो ये रूम है, इस रूम पे यही एक ही दीवार बचता है, बाकी सब पे खिड़की है, तो लगाना नामुमकिन था। तो इस यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दीवार है लेकिन यहाँ पे एक अलमारी रखा हुआ है और यहाँ पे एक बुक शेल्फ रखा हुआ है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ा। और मेरे लिए भी सही है कि जब भी मैं पढ़ के उठती हूँ थोड़ा सा यहाँ से देख लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा देख लेती हूँ, फिर बैठ के थोड़ा सा यहाँ से देख लेती हूँ, फिर जैसे यहाँ से थोड़ा मार्क कर ली भारत का। तो इसलिए मेरे को टेबल को फिर से अपने उसी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा जहाँ पे पहले था। तो बहुत बात हो चुका है, अब चलिए 11:30 बज रहा है, एंड देन मेरे को फिर से आना पड़ेगा टेबल पे 12 बजे। तो मिलते हैं 12 बजे।
आज का मेरा 2 टारगेट पूरा हो चुका है। अभी बज रहे शाम के 6 और अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा फ्रेश होंगी एंड चाय पीऊँगी, फिर मैं अपने टेबल पे फिर से आऊँगी। और आज का वीडियो मैं इतना ही शूट कर पाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा।